नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी आज से कोई 12 या 13 साल पुरानी है। साल 2012 की घटना है। उन दिनों मुंबई में कार चोरी की जो वारदातें हैं वो बिल्कुल आम हो गई थी। अक्सर लोगों की कारें अलग अलग जगहों से लिफ्ट हो रही थी, कार लिफ्टिंग कहते हैं इसे, और कार जैकिंग भी हो रही थी, लोगों से कारें लूटी भी जा रही थी और लोग काफ़ी परेशान थे। जाहिर है मुंबई पुलिस भी परेशान थी। लगातार कंप्लेंट आ रहे थे, पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही थी, कुछ कारें बरामद होती थी, कुछ नहीं बरामद होती थी। तो उन दिनों क्राइम ब्रांच को इस मामले में जांच की जिम्मेदारी दी गई और क्राइम ब्रांच की एक अलग से यूनिट बना दी गई। वो यूनिट तो खैर अब खत्म हो गई है। उस यूनिट का नाम है एंटी मोटर व्हीकल थेफ्ट सेल। दिल्ली में भी एक ऐसी यूनिट है, एएटीएस कहते हैं उसको, एंटी ऑटो थेफ्ट सेल। हालांकि दिल्ली में तो वो एएटीएस की टीम है जो ऑटो थेफ्ट के अलावा दूसरे इन्वेस्टिगेशन के मामलों को भी देखती है। लेकिन मुंबई में अब चूंकि वो मसला काफ़ी हद तक हल हो चुका है तो वो एंटी मोटर व्हीकल थेफ्ट सेल को अब एबोलिश कर दिया गया है। लेकिन ये उस समय की बात है जब ये सेल एक्टिव थी और कार चोरों का पता लगाने में जुटी थी। तो इस सेल के जो इंस्पेक्टर्स थे, जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन्होंने एक रोज़ मुंबई के कमाठीपुरा इलाके से 2 लोगों को पकड़ा जिन पर कार चोरी का और कार लूटने का इल्ज़ाम था। इन 2 लोगों के नाम हैं हिमांशु राय और मेहताब सैयद। कमाठीपुरा के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। मुंबई में कमाठीपुरा के इलाके में एक रेड लाइट एरिया भी आबाद है और इसीलिए हमेशा कमाठीपुरा का नाम आते ही जो है लोग इसे थोड़ा शक की निगाहों से देखते हैं। और उसके आसपास के इलाके में दूसरे भी कई नाजायज़ कारोबार और धंधों की खबर अक्सर सामने आती है, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग की बात हो, ड्रग पेडलिंग की बात हो, या और भी क्रिमिनल्स के हाइडआउट के तौर पर कमाठीपुरा का नाम आता है। तो इसी कमाठीपुरा से हिमांशु राय और मेहताब सैयद की गिरफ्तारी होती है और इनसे जब पुलिस पूछताछ करती है तो ये दोनों लोग एक लाल रंग की इनोवा कार को लूटने की बात कबूल करते हैं। यानी कार जैकिंग के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। मुखबिरों की इत्तला पर पुलिस इन तक पहुंची थी, लेकिन इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इनसे पूछा गया कि उन्होंने किसकी कार लूटी, कैसे लूटी, वो आदमी कौन है। तो पूछताछ में इन्होंने बताया कि नवनाथ कोलेकर नाम के एक आदमी हैं जो अपनी टैक्सी चलाते हैं। उन्हीं से उन्होंने उनकी लाल रंग की इनोवा कार लूटी है। पुलिस ने पूछा कि भाई कैसे लूटी तुम लोगों ने, किस जगह पर लूटी। तो इन दोनों लोगों ने ये बताया कि उन्होंने नवनाथ कोलेकर को पुणे जाने के बहाने से हायर किया था और हायर करने के बाद अपने साथ वो पुणे लेकर जा रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने धोखे से नवनाथ कोलेकर को उन्हीं की लाल रंग की इनोवा कार से नीचे उतार दिया और उसकी कार लेकर फरार हो गए। यानी इनोवा एसयूवी लेकर, रेदर मैं कहूँ, वो फरार हो गए। इन दोनों ने यह भी बताया कि नवनाथ कोलेकर के साथ जब वो रास्ते में ट्रैवल कर रहे थे तो बीच रास्ते में वो एक जगह पर रुके, अपनी नेचुरल रिक्वायरमेंट की बात कहते हुए और वॉशरूम वगैरह जाने की बात कहते हुए रुके। और जैसे ही नवनाथ कोलेकर भी गाड़ी से नीचे उतरा तो इन दोनों ने उसे धक्का दे दिया और उसको धक्का देकर, या आप कह लें कि डॉज देकर, इन लोगों ने उसकी कार छीन ली। पुलिस को इन पर शक तो था। पुलिस को यह भी लग रहा था कि भाई इतनी आसानी से ये अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पुलिस ने सच्चाई को समझने के लिए इन दोनों के साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने का भी फैसला किया। अक्सर पुलिस ऐसा करती है कि जब 2 लोग पकड़े जाते हैं तो एक बार तो खैर उनसे मान लीजिए कॉमन इंटरोगेशन जो होता है वो हो जाता है, लेकिन इसके बाद दोनों से अलग अलग भी पूछताछ होती है। जब अलग अलग पूछताछ होती है तो 2 अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और अगर वो झूठी कहानी बताते हैं तो उस कहानी में कोई ना कोई झोल या डिस्क्रिपेंसी ज़रूर होती है, जिसकी वजह से पुलिस जो है गुनहगारों को पकड़ लेती है अगर वो पुलिस को बरगलाने की या झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने ये ट्रिक भी आजमाई। ये जो 2 लोग पकड़े गए थे, मेहताब सैयद और हिमांशु राय, इन दोनों से पुलिस ने अलग अलग पूछताछ की और पूरा सीक्वेंस पुलिस ने समझने की कोशिश की कि कैसे उन्होंने टैक्सी हायर की, कैसे उन्होंने टैक्सी वाले को धक्का देकर गिराया और कैसे वो टैक्सी लूट कर भाग गए। तो दोनों से जब अलग अलग पूछताछ हुई, दोनों ने पुलिस को बिल्कुल आइडेंटिकल स्टोरी सुनाई, यानी बिल्कुल मिलती जुलती स्टोरी सुनाई और दोनों स्टोरी में कोई भी फर्क नहीं था। ये सुनकर पुलिस को
तकरीबन यकीन हो गया कि ये लोग कम से कम इस मामले में सच बोल रहे हैं कि इन्होंने ये कार एक शख्स से लूटी है, नवनाथ कोलेकर से लूटी है। अब पुलिस को नवनाथ कोलेकर तक भी पहुंचना था, उसके बारे में भी जानकारी जुटानी थी, लेकिन इससे पहले पुलिस ने जब इनसे पूछताछ करते हुए इनकी तलाशी ली तो इनके पास से जो भी आर्टिकल रिकवर हुए थे यानी बरामद हुए थे, पुलिस ने उन चीज़ों को बहुत गहराई से देखना और उनका मुआयना करना शुरू किया। इसमें एक तो सबसे बड़ा आर्टिकल वो लूटी गई कार ही थी जिसको पुलिस बहुत बारीकी से जांच रही थी। इसके अलावा कुछ कार के डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स थे और नवनाथ कोलेकर के कुछ और बिलोंगिंग्स थे। ये सारी चीज़ें पुलिस को मिली थी। तो पुलिस जब इन चीज़ों को देख रही थी तो कोलेकर का ड्राइविंग लाइसेंस भी पुलिस को इन दोनों बदमाशों, दोनों लुटेरों के पास मिला। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ खास बात यह थी कि वो ड्राइविंग लाइसेंस काफ़ी पुराना सा था, जिसमें नवनाथ कोलेकर का नाम और दूसरे डिटेल्स तो खैर नज़र आ रहे थे, लेकिन नवनाथ कोलेकर की जो तस्वीर थी वो थोड़ी घिस गई थी, यानी ब्लरी टाइप की हो गई थी। जैसा कोई भी डॉक्यूमेंट, लेमिनेटेड पेपर या कोई डॉक्यूमेंट जब पुरानी हो जाती है, खासकर तस्वीर, तो कैसे थोड़ी आधा खुरच सी जाती है, कुछ उस तरह की ये तस्वीर थी। तो पुलिस को थोड़ा शक हुआ कि भाई ये ड्राइविंग लाइसेंस इन्होंने रख क्यों लिया, क्योंकि कार तो इन्होंने लूट लिया, अब उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर तो सारा काम करना नहीं है। और ड्राइविंग लाइसेंस की जो हालत थी उससे भी पुलिस को शक हो रहा था कि कहीं इस ड्राइविंग लाइसेंस को जानबूझकर इन बदमाशों ने डिस्टॉर्ट तो नहीं किया है, ख़राब तो नहीं किया है। पुलिस के मन में ये शंका जो है वो घर कर गई। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों लोगों से और सख्ती से पूछताछ की और पुलिस ने पूछा कि उन्होंने नवनाथ कोलेकर का ड्राइविंग लाइसेंस क्यों रखा और कैसे नवनाथ कोलेकर का ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने लूटा, क्योंकि अब तक की कहानी में ये तो बता रहे थे कि कोलेकर को वो धक्का देकर कार लेकर भाग गए। तो जब कोलेकर को गाड़ी से उतारकर धक्का देकर या उसे बताए बगैर उसकी गाड़ी लेकर भाग गए, तो ऐसे में उसका ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास कैसे आया, ये भी एक सवाल था। तो पुलिस ने अब इन दोनों से फिर से पूछताछ करने का फैसला किया और उसका पूरा फोकस ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ही था। पुलिस ने पूछा तो इन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने इस इरादे से लूटपाट के दौरान अपने पास रख ली थी ताकि इस ड्राइविंग लाइसेंस के सहारे वो तमाम पुलिस के जो चेक नाके हैं उनको क्रॉस कर सकें। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाए तो पुलिस को शक नहीं होगा, और चूंकि उनके चेहरे के साथ उस पीड़ित आदमी नवनाथ कोलेकर का चेहरा तो हूबहू नहीं मिलता, तो इसीलिए उन्होंने नवनाथ कोलेकर के ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीर को थोड़ा सा खराब कर दिया था। ये मकसद था। कार का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से को रिलेटेड चीज़ें थी। आरसी भी इनके पास थी प्लस ड्राइविंग लाइसेंस भी था। तो इनसे जब ये पूछा और इन्होंने बताया कि हाँ इन्होंने उसी इरादे से लूटपाट की थी कि लाइसेंस अपने पास रख के पुलिस को धोखा दे सके, तो फिर पुलिस को इन पर शक ज़्यादा हुआ। फिर पुलिस ने इनके साथ सख्ती की और कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो नवनाथ कोलेकर के घर चलते हैं और उसे तुम्हारा आमना सामना करवाते हैं, क्योंकि भाई तुमने कार लूटी है तो जाहिर सी बात है उससे भी हम पूछताछ करेंगे ही। अब जब नवनाथ कोलेकर तक पहुंचने की बात हुई और इनकी निशानदेही पर नवनाथ कोलेकर के ठिकाने तक पहुंचने की बात पुलिस करने लगी तो इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। फिर आखिरकार इन दोनों ने यह कबूल कर लिया कि नवनाथ कोलेकर अब इस दुनिया में नहीं है और इन दोनों ने ही नवनाथ कोलेकर की हत्या की थी, जो बात इन्होंने पूछताछ के आखिरी चरण में जाकर कबूल की जब ड्राइविंग लाइसेंस वाली बात सामने आई और पुलिस ने उसी बहाने से इनसे और सख्ती से पूछताछ की। इन्होंने बताया कि ये नवनाथ कोलेकर को लेकर गए थे कार लूटने के ही इरादे से, लेकिन उनको लगा कि अगर वो सिर्फ लूट कर भाग जाएंगे तो जाहिर है उनकी पोल खुल जाएगी, आज नहीं तो कल कोलेकर पुलिस के पास जाएगा और उनकी गिरफ्तारी होगी, सारा मामला सामने आ जाएगा। इसलिए वो पूरी तैयारी से गए थे। टैक्सी तो उन्होंने बुक कराई थी, लेकिन कोलेकर को बीच रास्ते में सुनसान जगह पर उतार कर चाकुओं से वार करके उन्होंने कोलेकर की जान ले ली थी और उसके सारे बिलोंगिंग्स भी ले लिए थे, कार भी लूट ली थी और फिर वहाँ से फरार हो गए। तो पुलिस ने पूछा वो कौन सी जगह थी जहाँ तुमने ये हत्या की, तो दोनों ने एक पर्टिकुलर जगह को आइडेंटिफाई भी किया। अब पुलिस जिंदा नवनाथ कोलेकर से नहीं बल्कि मुर्दा नवनाथ कोलेकर से, यानी उसके शव को बरामद करने के इरादे से इन दोनों आरोपियों को लेकर मुंबई पुणे रोड पर उस सुनसान जगह के लिए रवाना हुई जहां पर उन्होंने ये हत्या की थी। पुलिस वहां पहुंची तो इन आरोपियों ने बताया कि उन्होंने हत्या करने के बाद लाश को ऊपर से नीचे खाई में फेंक दिया था। अब पुलिस जब ऊपर से देखने लगी, ये आरोपी भी वहां पर थे, तो उन्होंने देखा कि लाश नीचे नहीं है, यानी बिल्कुल खाई के आखिरी छोर तक नहीं पहुंची है, क्योंकि वो लाश जो है वो ऊपर ही नजर आ रही थी और पेड़ की डालियों में फंसी हुई थी। अगर तो वो लाश बिल्कुल नीचे चली जाती तो ऊपर से नज़र भी नहीं आती, लेकिन पेड़ की डालियों में लाश के फंसे होने से लाश की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसकी तेज़ बदबू भी पुलिस वालों को और इन आरोपियों तक पहुंच भी रही थी।
अब पुलिस ने उस डेड बॉडी को रिकवर किया। वो डेड बॉडी नवनाथ कोलेकर की ही थी। इन लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया कि हाँ यही आदमी था। और तब पुलिस ने नवनाथ कोलेकर के घर वालों से संपर्क किया और ये जो दो चोर कह लें या लुटेरे कह लें, जो कार चोरी के मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए थे, जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो आगे बढ़ते बढ़ते इस मुकाम पर पहुंची कि कार चोरी का मामला सीधे एक ब्लाइंड मर्डर के मामले में कन्वर्ट हो गया और पुलिस ने उस केस को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। तो ये थी आज की कहानी, जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये जो मामला है, ये जो केस है, वो महज एक इत्तेफाक से सॉल्व हुआ, क्योंकि पुलिस इस मामले की जांच तो कर रही थी लेकिन वो ब्लाइंड मर्डर की जांच नहीं कर रही थी, बल्कि वो कार चोरी की या कार लूटपाट के मामले की ही जांच कर रही थी। लेकिन ब्लाइंड मर्डर के मामले का बाय डिफ़ॉल्ट या बाय चांस खुलासा हो गया। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो हमारी परिपाटी है, प्रीवियस स्टोरी पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, आइए उनमें से कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैंने बीते रोज़ पत्रकार मुकेश चंद्रकार के कत्ल की जो वाक़या है उसके बारे में आप लोगों को बताया था, उसकी साजिश का खुलासा किया था और बताया था कि किस तरह से उन्हें धोखे से उनके ही रिश्तेदारों ने, चचेरे भाइयों ने उनकी हत्या कर दी। इस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ईमानदार पत्रकारों का अक्सर आज के दौर में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो खैर, शिवम धूर छत्तीसगढ़ से ही हैं और छत्तीसगढ़ की ही ये घटना है। उन्होंने इस मामले पे कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि वो मुकेश को जानते थे और मुकेश बहुत ही निडर पत्रकार थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये करेक्ट किया है, मुझे ये बताया है कि उनका नाम मुकेश चंद्राकर नहीं बल्कि चंद्रकार था। तो मैं लगातार चंद्रकार की जगह चंद्राकर बोलता गया, तो काइंडली मेरे उस मिस्टेक को आप इग्नोर करेंगे, वो अननोइंगली मैंने बोला था। उत्तरा अंबाडे ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। योगेंद्र पानीग्रही का भी कमेंट है, शैतान सिंह साधु का कमेंट है, राजा है, इन्होंने बहुत सटीक और सही न्यूज़ आपने बताया है, थैंक यू सर जी लिखा है। योगेंद्र पानीग्रही ने भी कमेंट किया है। बोर्ड एग्ज़ाम के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है। और जमुना नाग ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। मिस्टर अंशु का कमेंट है। मीतू मोहापात्रा का कमेंट है, इन्होंने ये बताया है, ये कहा है कि जिस तरह से मैं अपनी बातें रखता हूँ वो उनको काफ़ी क्लैरिटी के साथ समझ में आती है और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है, थैंक यू मैं अपनी तरफ से आपको कहना चाहूँगा। थार लवर के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी अपनी बात रखी है, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा बस्तर वाइब्स, ये ज़ाहिर है बस्तर के नाम से ही क्लियर है कि ये भी छत्तीसगढ़ के बीजापुर बस्तर के इलाके से ही हैं और इन्होंने ये बताया है कि मुकेश जो है इनके बचपन के दोस्त थे। इन्होंने कुछ सैड इमोजीज भी भेजी है। प्रकाश उपाध्याय ने भी कमेंट किया है। राकेश मोहन, अशांत सिंह, रोशन कवासी, यश का कमेंट है। देवेंद्र गुप्ता का कमेंट है। ललित पटेल, दानिश अख्तर, निखिल रूल्स, जय हो 192, आनंद भक्ति, प्रदीप भांबूजी, ज्ञान सिंह, कुसुम सिंह, ब्रिजेश विश्वकर्मा और जयश्री दवे ने भी कमेंट किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। उस स्टोरी को बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि मुकेश चंद्रकार के साथ जो कुछ हुआ वो अपने आप में बहुत दुखद और बहुत अफसोसनाक था। अब लोगों को इंतज़ार इसी बात का है कि उसके जो गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और वो किसी भी कीमत पर बच ना पाए। हम भी दुआ करते हैं कि ऐसा ही हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।